अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, ठीक है। और आप जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या होते हैं, 11 कॉन्सेप्ट्स होते हैं और 3 कन्वेंशंस होती हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिए थे, 11 के 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। तो इन 11 कॉन्सेप्ट्स में आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए कि आपने रिवाइज किया था घर पे। हेलो, आपने 11 कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं इनको घर पे रिवाइज किया था, नहीं किया था? तो रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग ये कन्वेंशन शुरू कर रहे हैं, 3 जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होती हैं इनको समझते हैं और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो, तो पहले तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, तो हेलो, an accounting convention may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants, ठीक है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, ये एक तरीके का कस्टम है या जनरल प्रैक्टिस है जो कि अडॉप्ट करते हैं कौन, दुनिया भर के अकाउंटेंट्स, ठीक है, थ्रू अ जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट, ठीक। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था, वो तो एक तरीके का रूल था जो कि कहीं स्पेसिफाइड है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है, आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते। बट अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन एक तरीके का कस्टम है, ट्रेडिशन है, ठीक है, जनरल प्रैक्टिस है जो कि जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है, थ्रू कॉमन प्रैक्टिस, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा मैम। जी मैम, तो मैं कह रहा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक तरीके से रूल्स हैं जिनको तो कोई भी अकाउंटेंट वायलेट कर नहीं सकता क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से सी इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, ठीक है, इसलिए उनको वायलेट करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है, ठीक। एंड जितना किसी लॉ को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है, कोई भी लॉ हो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, वैसे ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो करना जरूरी है व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग। बट अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, वो एक तरीके का कस्टम है, ट्रेडिशन है जो कि हम लोग अपने आप ही फॉलो कर लेते हैं एज अकाउंटेंट्स, ठीक है। सारे अकाउंटेंट्स मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे, कुछ नियम डिसाइड करते हैं और उन नियमों को कह देते हैं कि हम एज अ प्रैक्टिस आपस में डिसाइड इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। कोई जरूरत नहीं है इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में लिखने की, एज अ प्रैक्टिस हम खुद ही इसको फॉलो करेंगे, तो इस ऐसे रूल्स को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं, ठीक है। इसके कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होंगे क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस है ना, तो ये कोई लॉ तो है नहीं, तो अगर इसको नहीं फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी अकाउंटेंट को, ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए फॉलो करना, लेकिन अगर फॉलो कर लेंगे तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर और बेटर रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है। चलो,
अब मैम ये जो टेबल है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या फर्क होता है, इसको आप पढ़िए, ठीक है, ये आप स्वयं पढ़िए और अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पहले पढ़िए, उसका लीगल पोजीशन क्या है, और फिर पढ़िए अकाउंटिंग कन्वेंशन की लीगल पोजीशन क्या है। इस ठीक है। हाँ हाँ जी, समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लीगल एक्सेप्टेंस होते हैं, क्योंकि वो रूल है, ठीक। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्योंकि कस्टम और ट्रेडिशन के बेस पे बना गया है, ऐसे एक परंपरा हमने फॉलो कर ली है, तो परंपरागत चीजों की कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ठीक ठीक, इनकी कोई, हाँ क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, इस वजह से दो आती हैं जब भी स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। अगर आप भी इस समय अपनी स्क्रीन शेयर करें तो आपकी भी दोनों प्रोफाइल आ जाएंगी, दोनों प्रोफाइल हो जाएंगी, ठीक। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कस्टम और ट्रेडिशन वाली चीज है, तो इसकी कोई लीगल एक्सेप्टेंस तो होगी नहीं, आप कहीं भी इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक। सेकंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी कॉन्सेप्ट का पढ़िए और कन्वेंशन का पढ़िए। जी जी मैम, जो आपका जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक का पार्ट है, उस पार्ट को मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मदद करते हैं कि कैसे बनाना है, और फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस मदद करती हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, हाँ, गूगल मीट में मेरी स्क्रीन, जूम जूम मेरे ख्याल से ये हो सकता है पीडीएफ, हाँ हाँ वो हो सकता है, बस जी, हाँ हाँ जी, इसको तो ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत है नहीं, ठीक। इनको फॉलो करना ही करना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि रूल्स है, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये कस्टम और ट्रेडिशन है, इनको वायलेट कर सकती हैं आप, ये मैंडेटरी नहीं है फॉलो करने को, ठीक है। चलिए, बायसनेस, बायस का मतलब होता है बायसनेस, जी नहीं मैम, सही है। मैं कह रहा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में फर्क समझ में आया, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पर्सनल बायसनेस होने का चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने एज अ रूल इनको आपके ऊपर थोप रखा है, तो जो चीज आपके ऊपर एज अ रूल थोपी जाएगी
तो उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, क्योंकि वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक बात है। लेकिन जो चीजें आपने खुद एज अ कस्टम ट्रेडिशन शुरू की हैं, तो वो एज अ रूल आपके ऊपर थोपी नहीं गई है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है इसलिए बायसनेस होने के भी थोड़े चांसेस होते हैं। ठीक, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, उसके बाद हम तीनों अकाउंटिंग कन्वेंशंस को पढ़ते हैं। जी, आपको क्या समझ में आया इसको पढ़ के? अरे कुछ नहीं समझ में आया। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है? सर वो यूनिफॉर्म शब्द तो वो होता है यूनिफॉर्म जो हम स्कूल्स में पहन के जाते थे। नहीं मैम, यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है कि सेम रहेगा, यानी यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का ये मतलब हुआ कि अगर एक कंपनी, एक बिजनेस कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, तो बाकी के बिजनेस भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो जरूर करेंगे, यानी कि देश में जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्मली फॉलो करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्मली यानी इन द सेम पैटर्न। ठीक, समझ में आया? हाँ, और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्योंकि कस्टम और ट्रेडिशन है, ये मैंडेटरी तो है नहीं फॉलो करने का, तो हो सकता है एक बिजनेस इन्हें फॉलो करे, एक बिजनेस ना फॉलो करे, तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, ये सब के सब जरूरी नहीं है फॉलो करें। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है। पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन ऐसा कहती है मैम कि अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको इसका मतलब बताया था, याद है कि नहीं याद है? यहाँ यही नीचे लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के नीचे। याद है मतलब? जी, तो मैं ये कह रहा था, पहले तो बात कर लेते कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या, फिर आगे बात करें कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बात कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स फुल्ली डिस्क्लोज होने चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसमें आपके ट्रांजैक्शन और इवेंट्स फुल्ली डिस्क्लोज होने चाहिए। फुल्ली डिस्क्लोज यानी उनके बारे में हर एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है, वो उसमें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और जो बातें आप पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते हैं, उनको क्या करना है, उनको नोट्स, एक नोट बना के बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दीजिए। ठीक है, क्या समझे मैम? मैम क्या समझे आप? मैंने कहा कि आपका जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है वो ये कहता है कि जब भी आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उनको फुल्ली डिस्क्लोज करें। फुल्ली डिस्क्लोज कैसे करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट जो आप रिकॉर्ड कर रही हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स मौजूद हो। ठीक है, और जो डिटेल्स आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में नहीं लिख पा रही है, उसको बैलेंस शीट के नीचे एक नोट डाल के लिखिए, उस जगह को हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा नहीं गया है, जो चीजें आप नहीं लिख पाए वो क्या करें, उनको बैलेंस शीट में लिखे बाय वे ऑफ फुट नोट्स। तो ये फुट नोट्स क्या है भाई? नोट्स टू अकाउंट्स, जो मैंने अभी बताया।
जी, अब इसी कन्वेंशन के नीचे ये कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब लिखा हुआ है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को कैसे लिखा जाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में। तो कंटीजेंट लायबिलिटी, पहले तो मुझे ये याद दिलाइए मैम कि मतलब क्या होता है इसका, कंटीजेंट लायबिलिटी का। हमें क्या मालूम सर, आप जानिए। टीचर आप है कि हम हैं? ऐसा तो नहीं है ना? आपको याद है लेकिन परफेक्टली आप बोल नहीं पा रही। कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना? तो कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके लिए आज हमें पेमेंट, जिसके लिए हम आज सर्टेन नहीं है कि हमें पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है? फ्यूचर में हमें कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके लिए हम सर्टेन नहीं है आज की डेट में कि हमें फ्यूचर में इसके लिए पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई एक स्पेसिफिक इवेंट अकर किया तो उस इवेंट के अकर करने पे हमें वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी which becomes an actual liability upon the happening or non-happening of an specific event, ठीक है? और मेरे ख्याल से तो है, हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि कंटीजेंट लायबिलिटी 3 टाइप्स की होती है। वो कौन कौन सी थी? बताइए। तीन टाइप की लायबिलिटी होती है जिनको हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो 3 टाइप की लायबिलिटी क्या है? 3 तरीके की केसेस थे एक तरीके से वो, ठीक? चलो, पहला तो था बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। सेकेंड था क्या? when we have given guarantee for some person for some third person, और थर्ड था when we have a pending court case in the court of law। ठीक है? इन 3 केसेस के ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी अप्लाई करती है। याद आया मैम? हेलो, अब ये बताइए 3 में से कौन सा याद है आपको? मेरे ख्याल से तीनों नहीं याद है। तीनों याद है? तो जरा बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड बताओ क्या होता है? मैम आप बिल्कुल गलत एग्जाम्पल बता रही हैं। मैंने इसीलिए ये वाला पूछा क्योंकि ये एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ठीक है? तो बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड का क्या मतलब था कि मैंने आपसे 10,000 रुपए का मान लो सामान खरीदा है, ठीक है? ठीक, और मैंने आपसे कहा कि मैं हफ्ते भर बाद पेमेंट करूंगा आपको, तो अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है,
कि मैं ये मुझे पेमेंट कर देंगे। तो आपने क्या किया, आपने एक कागज पे लिखा कि 1 हफ्ते बाद मैं हिमाद्री मेरे को 10,000 रुपए देगा, क्योंकि उसने आज की तारीख में मुझसे कुछ खरीदे 10,000 रुपए के। ठीक, तो उस पर फिर आपने अपने साइन किए और उसके बाद आपने मुझे पास किया कि इस पर साइन करो और एक्सेप्टेड लिखो। तो जैसे ही मैंने उस कागज के टुकड़े पर साइन किया और उसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखा, वो एक कागज के टुकड़े से एक बहुत ही बड़ा वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया, जो कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जा सकता है, और उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और जैसे ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना, उस दिन से मैं आपका डेटर नहीं, बिल्स रिसीवेबल हो जाऊंगा, और आप मेरी क्रेडिटर्स नहीं, बिल पेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास एक बिल है जिसके मुताबिक आपको 7 दिन के बाद मुझसे 10,000 रुपए लेने हैं, लेकिन मान लो 2 दिन के बाद अचानक आपको जरूरत पड़ी पैसों की, और आपने कहा कि हम 7 दिन तक नहीं रुक सकते पेमेंट के लिए, तो आप बैंक के पास जाएंगे और हाँ बोलिए। सैलरी, आपका एग्जाम्पल पूरा सुना मुझे था, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रही थी, तो पता नहीं आप क्या बोलना चाहती थी। आप बोल लीजिए फिर पूरी बात अपनी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर अपनी वाली को सुनाइएगा। ठीक है, ठीक, आपको मान लो आपने 2 दिन बाद गई आप बैंक, और आपने कहा बैंक वाले से कि ये मेरा बिल है जो 5 दिन के बाद मैच्योर हो रहा है। ठीक है, हिमाद्री जी मुझे 10,000 रुपए पे करेंगे 5 दिन के बाद, तो अब ये 10,000 रुपए तुम मुझसे कलेक्ट कर लेना, तुम मुझे आज ही 10,000 रुपए दे दो, आपने अपने बैंक में जाके कहा। ठीक है, तो बैंक वाले ने क्या किया, बैंक वाले ने आपको कहा ठीक है मैं 10,000 रुपए कलेक्ट कर दूंगा हिमाद्री से, और आज मैं तुमको पेमेंट किए दे रहा हूँ आज ही 5 दिन पहले, लेकिन मैं 5 दिन का तुमसे चार्ज काट लूंगा, क्योंकि 5 दिन पहले पेमेंट हो रही है ना तुम्हें, तो इसलिए 5 दिन का चार्ज तो तुम्हारा कट जाएगा। तो 10 दिन में वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से 5 दिन का चार्ज काट लेगा, और आपको बचा कुचा पैसा दे देगा, मान लो 9,900 रुपए दे देगा, 100 रुपए ऐसा चार्ज काट लेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम बिल डिस्काउंट करवाना। ठीक है, इसी को हम मैम कहते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। समझ गए आप? ठीक, तो इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, इधर आप हैं और इधर मान लो आपका बैंक है SBI, और ये मैं हूं। आप तो पैसा लेके आ गई है ना, है ना, आप 9,900 रुपए लेके आई है इससे बिल डिस्काउंट करवा के। अब SBI 5 दिन के बाद किससे पैसा लेगा, मुझसे पैसा लेगा। ठीक है, पर एक्चुअल में तो मुझे पैसा किसको देना था, आपको देना था। तो हो सकता है मैं पैसा दूं, हो सकता है ना दूं पैसा। अगर मैं मुकर गया पैसा देने से, तो क्या SBI मेरा गलत गर्दन पकड़ के मुझसे पैसा वसूल पाएगा, वसूल पाएगा बताइए? नहीं ना, क्योंकि मेरा क्रेडिटर तो कौन है, आप है। SBI कहां से बीच में आ गया बता दें। ठीक है, तो अगर मैंने पेमेंट करने से मना किया, तो वो आपके पास आएगा पैसा लेने, और आपसे आपके ऊपर दबाव बनाएगा कि अच्छा हम उनको पैसे दे रहे, तुम्हारा क्रेडिटर मना कर रहा है पैसा देने से, तुम्हारा क्रेडिटर मना कर रहा है पैसा देने से, ऐसा करो अब तुम हमारा पैसा वापस करो, 10,000 रुपए तुम दो हमें। ठीक है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, यहाँ कौन से इवेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है वो लायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो इवेंट अगर किया या नहीं किया, तो हमें वो लायबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी। तो यहाँ इवेंट क्या है, अगर मैंने पेमेंट कर दी तो आपको लायबिलिटी नहीं इनकर करनी पड़ेगी, आपको ये पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो फिर क्या होगा, बैंक आपके पास आएगा और आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे बैंक को, तो आपकी ये लायबिलिटी होगी। इसीलिए बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड क्या होगा, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। समझ गई आप? क्लियर है? चलो, अब आप अपनी बातें बताइए, क्या कौन सा एग्जांपल आप दे रही थी। अब पूरा कर लीजिए उसको, सैलरी वाले को।
नहीं मैम पूरा नहीं हो पाया था वो, तो एक बार शुरू से बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा प्लीज। हाँ तो मैम ये उसका था, रिसीव्ड इन एडवांस का था। यहाँ आपको 12 की जगह 14 महीने की सैलरी मिली है ना, ठीक है। ये रिसीव्ड इन एडवांस है, आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, अनअर्न्ड। ये कल ही बताया था आपको, ठीक है। एडवांस में आपको इनकम हुई है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 12 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 14 महीने की मिल रही है, तो 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई है। तो इसको आप कहेंगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो उसको 12 महीने की सैलरी पे करनी थी, उसने 14 महीने की पे कर दी, तो 2 महीने की सैलरी एडवांस में पे कर दी है ना। तो इस पेड इन एडवांस को क्या कहते हैं, प्रीपेड, ठीक है। कोई दिक्कत? हेलो, 2 महीने की सैलरी जो आपने एडवांस में रिसीव की है वो आपके लिए इनकम है, जो कि आपको एडवांस में रिसीव हुई है, तो उसको हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड सैलरी। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा पे कर दी है ना, तो वो तो एक तरीके से एडवांस पेमेंट है, और एडवांस पेमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीपेड सैलरी, ठीक है। उठाइए, हाँ चलो। अब आप ये दूसरी या तीसरे टाइप की कंटीजेंट लायबिलिटी में कोई दिक्कत है? बताओ, जो यहाँ पे लिखी है ये गारंटी और कोर्ट लॉ वाला, तो ये भी आप दिला दो मैडम, इन दोनों के एक एग्जाम्पल बता दीजिए। गारंटी वाले का एक एग्जाम्पल बताइए। जी मैम, अजीब सी रिंगटोन की आवाज आ रही है, पता नहीं आप बोली मेरी। हेलो, जी मैम, मेरी आवाज जा तो रही है ना आपको? अच्छा, वो थोड़ी सी ब्रेक हो रही होगी, हल्का हल्का पानी इधर अभी भी बरस रहा है ना। मैं आपसे कह रहा था गारंटी का एग्जांपल दे दीजिए, गारंटी वाले पॉइंट का। मैंने सुना, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं बोला है। आपने कहा कंपनी गारंटी देगी, लेकिन किसके लिए गारंटी देगी? अच्छा, अगर उसने पेमेंट कर दी तो हमारी लायबिलिटी है कि नहीं? अगर मान लो उसने गारंटी आपको दी है, अगर उसने टाइम पे पेमेंट कर दी तो तब आपकी लायबिलिटी होगी कि नहीं? हाँ, तब तो नहीं होगी, और अगर नहीं दी तब आपकी लायबिलिटी होगी, है ना। चलिए, चलो कोर्ट केस वाला तो सबसे इजी होता है, इसलिए वो नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, फॉर इंस्टेंस अ क्लेम वेरी बिग अमाउंट पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ द एंटरप्राइज
has to be should be brought to the notice of the otherwise the financial statement should be misleading. If there is a change in the market method of valuation or providing depreciation or in the it should be disclosed by way of footnotes. ठीक है, तो अगर कोई contingent liability है, ठीक, तो उसका footnote notes to accounts में नोट देना जरूरी है, चाहे जो भी contingent liability हो. इन तीन में से कोई भी contingent liability आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कर रही है तो उसको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा मैम. ठीक है, अगर कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कर रही है तो उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सिर्फ एक जगह उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, सिर्फ उसको बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में एक उसका नोट्स टू अकाउंट्स में एक नोट दे दिया जाएगा. ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट दे दिया जाएगा बस उसका. सेकंड, अगर आप मेथड चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था कि किसी भी चीज को वैल्यू करने का आप मेथड चेंज नहीं कर सकते अकाउंट्स में, लेकिन तीन कंडीशंस बताई गई जिसमें आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूएशन का मेथड. ठीक, अब जरा वो तीन केस बताओ मैम. मैंने कौन से तीन केस बताए थे जिसमें आप वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज को वैल्यू करने का जो मेथड होता है उसको चेंज किया जा सकता है. कब होता है वो तीन केसेस? सर ये क्या वाइवा चल रहा है क्या? इतने क्वेश्चन काहे पूछ रहे हैं? अरे मैम अभी आपका पूरा थ्योरी क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट में लिखना तो पड़ेगा ना. तो तीन केसेस बताइए. हेलो हेलो, अरे सोचिए, मैंने आपको कहा था ना, याद है एक जगह कहा था कि कोई किसी भी चीज को जो वो उसमें कहा था मैंने कंसिस्टेंसी जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी इसी चैप्टर में. ठीक, वहां मैंने कहा था कि आप जो किसी भी चीज को वैल्यू करने का मेथड जो होता है, कोई भी XYZ चीज आप वैल्यू कर रही है अकाउंट्स में, तो उसको वैल्यू करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं. तो जो भी मेथड आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया उसको चेंज नहीं कर सकती आप कभी भी, लेकिन तीन केसेस में चेंज किए जा सकते हैं मेथड. वो तीन केसेस क्या है? चलो मुझे नहीं लगता है कि आपको याद आएगा, इससे अच्छा मैं बता ही देता हूं. ठीक है, पहला केस था इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी अगर कोई कानून ऐसा कहता है, कोई कोर्ट अगर ऐसा कहता है कि मेथड चेंज करो तो हमें चेंज करना पड़ता है. सेकंड, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कहता है कि चेंज करो तो हमें करना पड़ता है. और तीसरा, for fair and better presentation of financial statements. ठीक, याद आया? फॉर फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपकी मेथड चेंज करने की वजह से अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर और अच्छी तरीके से बन पाए तो मेथड चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही कह रहा था कि अगर आप अपना वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर रहे हैं तो किस कारण के वर्ष, यानी इन तीन में से किस कारणवश आप मेथड चेंज कर रहे हैं, ये आपको फुटनोट में लिखना होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना होगा. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शुड बी गिवन बाय वे ऑफ फुटनोट. तो इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है जिसपे आपने रिकॉर्ड करके रखा है वो तो लिखनी है, वो तो बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, लेकिन जो उसकी मार्केट में आज वैल्यू है वो आपको फुटनोट में लिखनी है. ठीक है, क्लियर है मैम? चलो सेकंड, क्या बोल रहे हैं?
कौन सा वाला टॉपिक? 3 केसेस जो बताया थी। हाँ, ये 3 केसेस में हम इसी टॉपिक का था। क्या बोल रहे हैं? हाँ मैम, अब आपकी आवाज थोड़ी बहुत फंस रही है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। ये बताइए मैम, क्या आप पूछ रही है ना, ये 3 केसेस कहाँ पढ़े थे हमने? तो मैम ये 3 केसेस ये इसी चैप्टर में पढ़े थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, इस वाले कॉन्सेप्ट में, कंसिस्टेंसी। कंसेप्ट में थे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ये, ठीक है। इसी वाले कॉन्सेप्ट में ये बात पढ़ी थी, ठीक है। और ये 3 केसेस आपकी बुक में नहीं लिखे हुए थे, मैंने अलग से लिखवाए थे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में आपने ये पढ़ा था कि एक बार हम जो मेथड चूज कर लेते हैं वैल्यूएशन का, हर साल हमें वही मेथड यूज करना होगा, हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो 3 केसेस में चेंज किया जा सकता है, तो वो 3 केसेस आपकी बुक में नहीं थे, वो अलग से लिखे थे हमने, ठीक। ठीक है। और अब हमने ये जाना है कि अगर आप मेथड चेंज कर रही हैं तो मेथड आप चेंज कर सकती है, पर मेथड चेंज करने के बाद आपको एक बैलेंस शीट के नीचे एक नोट भी लेना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर तो आ रही होगी ना मैम, पता नहीं, अब तो बारिश वारिश रुक गई है। चलो देखो आगे, चलो सेकंड पॉइंट है मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये क्या कहता है कि आपको अपने बुक्स और अकाउंट्स में सिर्फ वो चीजें, वो ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करने हैं जो कि मटीरियल है फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर, ठीक है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अपने बुक्स और अकाउंट्स में केवल वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं विच आर मटीरियल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर। इन मटीरियल चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। अब मटीरियल चीजें क्या है, इममटीरियल चीजें क्या है, क्या लगता है मैम? कौन सी ऐसी चीजें हैं विच आर मटीरियल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर एंड विच आर दोज थिंग्स विच आर इममटीरियल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर? बताइए। हाँ, मनी वाला पॉइंट तो आ ही जाएगा कि जो मनी अकाउंट्स में जिनको नहीं मेजर किया जा सकता वो इममटीरियल है। और क्या आवाज आ रही है, चूं 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 वाली? आप पियानो बजा रही है क्या पढ़ते पढ़ते? मेरा शायद लोग आप भी कोशिश करते रहे। चलिए, मटीरियल चीजें मैम ये रही कि अगर आपको कहीं बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 500 रुपए का नुकसान दिख रहा है, तो 500 रुपए का नुकसान रिपोर्ट करना जरूरी है कि नहीं, यूजर्स को बताना जरूरी है कि नहीं, बताइए। तो 500 रुपए तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इसलिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, इट इज अ मटीरियल फैक्ट। लेकिन अगर मुझे बताओ 5 रुपए का कहीं नुकसान दिख रहा है, हेलो हेलो, हाँ मैम,
मैम आवाज आ रही है आपकी? मैं अपनी कंफर्म कर रहा था। मैं कह रहा था कि अगर कहीं 5 रुपए का नुकसान दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो क्या ये बुद्धिमानी होगी कि हम उसको रिपोर्ट करें बैठ के? 5 रुपए के, हाँ मैम, क्योंकि 5 रुपए का नुकसान है तो 5 रुपए का तो समोसा भी नहीं आता है आज की डेट में। तो 5 रुपए इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, वो इममटीरियल चीज है। ठीक है, तो केवल मटीरियल चीजों को ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करना है, बिकॉज दोज आर मटीरियल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स। और इन मटीरियल चीजों को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट नहीं करना है, बिकॉज दे आर इन मटीरियल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल चीजों को रिपोर्ट करना है, बिकॉज दे आर मटीरियल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स, एंड इन मटीरियल चीजों को रिपोर्ट नहीं करना है, बिकॉज दे आर इन मटीरियल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स। समझ में आया? मैं, ये गाना क्या बज रहा है? हेलो, अरे हम जो भी बजा रहे हैं उससे ये दूसरे रूम में जाके बजाए। आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा? बढ़िया है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा है। फिर हम तो, हमारे कमरे में कोई भी जरा सी चूचा करे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ने लग जाए, हम चिल्लाने लग जाते हैं। चलिए, लास्ट है मैम, ठीक है? लास्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ठीक है, ठीक, ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर का, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। मैम, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात कहता है, जो कि आप डेली लाइफ में भी हो सकता है यूज करती हो। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन ये बात कहता है कि अगर बिजनेस में आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, ऐसा आपको आज की डेट में लगता है, तो ऐसा करो, आज ही उस लॉस की तैयारी कर लो, और उसकी तैयारी करने के लिए आज ही उसको रिपोर्ट कर लो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, उसको रिपोर्ट किया जाता है एक्चुअल में मैम एक प्रोविजन नाम के टूल को यूज करके। ठीक है, पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एक और बात कहता है कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको आज रिपोर्ट ना करो, इंतजार करो जब तक वो एक्चुअल में अगर नहीं करता। जब वो एक्चुअल में अगर करेगा तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है बिजनेस में, तो उसको आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिपोर्ट कर लो, आज ही उस लॉस की तैयारी करना शुरू कर लो। और अगर लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको आज मत रिपोर्ट करो, इंतजार करो वो प्रॉफिट एक्चुअल में जिस दिन अगर करेगा उस दिन रिपोर्ट करना। ठीक है, क्या मैम ये कॉमन सेंस वाली बात नहीं लगती है कि लॉस के लिए पहले से ही तैयारी कर लो, और प्रॉफिट जब तक हो ना जाए तब तक उसको ना मानो, है ना? यही तो हर इंसान करता है। जब तक जोमेटो से कैशबैक मिलता नहीं है, तब तक क्या आप उसको प्रॉफिट मानती हैं? भले ही वो दिखाता रहे अपने ऐप पे, लेकिन जब तक वो एक्चुअल में कैशबैक क्रेडिट नहीं कर देता आपके अकाउंट में, तब तक आप मानती हैं उसे? नहीं ना, तो प्रॉफिट जब तक होता नहीं तब तक नहीं माना जाता है। और नुकसान जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने एक बार वो रेगुलर पिज्जा मंगवाने की जगह पिज्जा स्लाइस मंगवा दी थी गलती से। ठीक है, गलती से बुक हो गई थी, तो वो जो नुकसान हुआ है वो पिज्जा आने से पहले ही मुझे पता चल गया था ना, तो मुझे अपना माइंड पहले ही मेकअप कर लेना चाहिए था कि यार मेरा नुकसान हो गया है, अब इस नुकसान की भरपाई किस तरह की जा सकती है, करी जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि ना? हेलो, क्या हो रही है? एको?
अच्छा, ब्रेक हो रही है। आपको कंजर्वेटिज्म का जो मैंने मतलब बताया था वो समझ में आ गया? वॉइस ब्रेक इसलिए भी हो सकती है मैम, इधर वेदर ऊपर नीचे हो रहा है बार बार, लेकिन अब धूप निकल आई है, बट पता नहीं। आज का मौसम भी ऐसा ही रहा है, पता नहीं बीच में बारिश हो जाती है, बीच में फिर धूप निकल आती है। चलिए, मोस्ट प्रोबेबली मैम हमारी भी वाईफाई वाले से बात हो गई है, तो हम भी नेक्स्ट वीक से वाईफाई वाले बन जाएंगे आपकी तरह। तो जब बारिश वारिश होती है तो क्या वाईफाई का भी वाईफाई का सिग्नल चलते हैं कि नहीं, जैसे मोबाइल डेटा खेलते हैं, या ये हमेशा ही स्टेबल रहता है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर वाला है, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर फाइबर तार होगा पतला वाला। कंपनी तो सिक्का है मैम, यहाँ पे जियो एयरटेल नहीं चलते। सिक्का नाम की कंपनी है मैम, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है जितने भी सचिवालय वगैरह जो है हजरतगंज में, वहां सब सिक्का ही लगा है। मतलब जहां लोगों को जियो या एयरटेल नहीं मिलता है, जिन एरियाज में, उनको सिक्का ही लेना होता है फिर। ठीक है, ये थर्ड प्रेफरेंस होती है हर किसी के लिए। ठीक है, हाँ तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जब बारिश होती है अच्छे से, तो क्या वाईफाई के भी सिग्नल चल जाते हैं? अच्छा, तो आई थिंक मेरे ख्याल से स्पीड को छोड़ के बाकी कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्पीड ही बढ़ेगी इससे। लेकिन चलो मल्टीपल यूज है उसके, इसलिए लगवाना तो है। चलो मैम, कंजर्वेटिज्म समझ में आ गया ना? अब ये जो है इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का फर्क क्या पड़ता है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमें एक्चुअल में करते क्या है। मान लो आपको लग रहा है कि आपसे एक आदमी गुड्स खरीद के गया, ठीक है, और उसने कहा कि मैं 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन आपको उस आदमी की शक्ल नहीं अच्छी लग रही है। ठीक है, सही है मैम, आपको उस इंसान की शक्ल नहीं अच्छी लग रही है, आपको मान लो उसकी शक्ल ऐसी कुछ लग रही है। ठीक है, उसकी शक्ल मान लो ऐसी है, इस इंसान की तरह। ठीक, तो ऐसी शक्ल वाले इंसान के ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रहा कि ये 6 महीने बाद पेमेंट कर देगा। ठीक है, आपने कहा ठीक, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, तो इसलिए आपने क्या किया, आज ही से अपने लॉस की तैयारी करना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद आपको लगता है कि आपका पैसा, कितनी पेमेंट करनी थी इसको, आपको 60,000 रुपए पेमेंट करनी थी इसको आपको। ठीक है, तो आपने मान लिया कि 60 हो सकता है 6 महीने बाद ये मेरा 60,000 रुपए लेके भाग जाए, तो आपने आज ही से इस लॉस की तैयारी करना शुरू कर दिया। आपने एक गुल्लक बनाई मैम, ठीक है, एक गुल्लक बनाई, और 6 महीने बाद ये लॉस होने वाला है ना, तो 60,000 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 10,000। तो हर महीने आप इस गुल्लक में 10,000 रुपए ट्रांसफर करती रहेंगी, हर महीने। नहीं, अब तक ठीक है इधर, 10,000 10,000 10,000। ठीक है, 6 महीने तक आप 10,000 रुपए इसमें ट्रांसफर करते रहेंगी। हेलो हेलो, जी ये सब बात समझ में आ रही है कि नहीं मैम? हेलो मैम, ये बात समझ, हेलो
हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा, रुकिए रुकिए, एक सेकेंड। हेलो। हेलो हेलो हेलो, हेलो। आवाज आ रही है ना अब? हेलो। मेरी भाषा हाँ, प्यारी, मेरी प्यारी। आवाज आ रही है कि नहीं? सर मेरी आवाज से रिपीट होकर आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज रिपीट होके आ रही है, मेरी मेरी जा रही है कि नहीं? आपकी आवाज तो इसलिए एको कर सकती है क्योंकि मैंने भी इधर से वो क्या कहते हैं, जब मैं बोलता हूं तो मेरी भी आवाज आपके एंड से एको करती है थोड़ी सी। ठीक अच्छा, है। आगे करती होगी। हाँ, तो मेरी आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं? ये थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या इसको। चला रहे हो? हाँ, तो ये थोड़ा सा बचा है, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से। कि मैंने कहा कि मैं हर महीने इसमें 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर करता रहूंगा इस गुल्लक में। तो 6 महीने बाद इसमें 60 हज़ार रुपए इकट्ठा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ? इस गुल्लक में। यस सर। हाँ, तो इस गुल्लक में 6 महीने बाद 60 हज़ार रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। अब बताओ, जब अगर ये इंसान मेरा आपका 60 हज़ार रुपए लेके भागता है, तो आपके पास 60 हज़ार रुपए है कि नहीं इस लॉस से निपटने के लिए? है, इसी के लिए आपने गुल्लक बनाई थी। और अगर नहीं लेके भागता है तो 60 हज़ार रुपए जो वो देता है वो भी आपके, और ये 60 हज़ार भी आपके, तो आपका तो फायदा ही फायदा है ना? तो ये जो गुल्लक आप बना रही है ना, किसी नॉन लॉस से निपटने के लिए, इसको आप कहती है प्रोविजन। हेलो। हेलो। जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो गुल्लक आप बना रही हैं किसी नॉन लॉस से निपटने के लिए, इसको आप कहती है प्रोविजन। प्रोविजन। हाँ, प्रोविजन। ये रही स्पेलिंग। तो मैंने जब अभी कहा था कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उसको इस प्रोविजन की मदद से ही रिकॉर्ड किया जाता है कि आप जो लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसकी आज ही से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हुए चलेंगी। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा प्रोविजन बनाते हुए चलेंगी। क्लियर है मैम? जी सर। ठीक। तो आप समझ ही गई कि इससे आपका फायदा ही फायदा है। अगर ये पैसा मिल गया तो दोनों पैसा आपका, और अगर नहीं मिला तो आपने पैसा इकट्ठा करके रखा इस लॉस से निपटने के लिए। ठीक है। और ऐसे ही मान लो आपकी 6 महीने बाद 10 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। ठीक। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मान लो 6 महीने बाद आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, तो जब तक लग ना जाए, जब तक 10 करोड़ रुपए रिसीव ना हो जाए, तब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने से क्या फायदा है? इसलिए जब कोई भी प्रॉफिट अगर फ्यूचर में अकर करने वाला है तो उसको आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इंतजार करते हैं जब तक वो एक्चुअल में ना आकर कर जाए। ठीक है मैम? और इसी के साथ चैप्टर खत्म मैम। ठीक है, 11 कॉन्सेप्ट और 3 कन्वेंशंस के ऊपर ये था चैप्टर।
क्लियर है? तो आपको कोई डाउट वगैरह हो तो पूछिए। हाँ, ये क्या शेयर किया आपने? कुछ नहीं, ऐसे देखती थी। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही होंगी। मैम वो सिर्फ मैं शेयर कर सकता हूँ बिकॉज आई एम द होस्ट। जी मैम, कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं, तो क्या किया जाए? हाँ, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा? 1 सेकेंड रुकिए मैम। गाड़ी वाला बंदा है करके जिस बैंक में उनका खाता था। हेलो 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 माता जी